पूरा मीडिया में आपके थ्रू सरकार तक भी पहुंच गया है। तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि सही तथ्य पेश करें। 40 साल से अधिक से हम जनता यहाँ पे रह रहे हैं, हम अभी तक उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र का निर्वाचित विधायक मुख्यमंत्री अपनी जनता की खैर खबर नहीं ले रहा है। यहाँ लोगों की दिवाली नहीं मनी है। जेडीए ने जेडीए पट्टे भी जारी करे हमारे मारुति नगर में, तो बताओ हम अवैध कहाँ से हुए? हम पहले तो वैध हैं और सरकार को हम बात बात का पैसा देते हैं। हम भजन लाल जी की तरफ उनकी आंखें खोले और जनता का दुखाल देखें, हमें अवैध ना बोले। जनता ने उनको भर भर वोट दिया था, यहाँ से विधायक बनाया था और मुख्यमंत्री बन के गए। ये सांगानेर की जनता के लिए बहुत खुश किस्मत की बात थी कि यहाँ का पहली बार मौका मिला था सांगानेर क्षेत्र से मुख्यमंत्री, राजस्थान में उनकी आवाज़ बना सांगानेर की। जब ये जनता दुखी होकर मौन प्रदर्शन करके जब सर गिनाए जाएंगे ना, तो सारे काम होते, कोर्ट भी जग जाती है। सीएम साहब इन्हीं गली में घूमे और हमने उनके साथ रात दिन लगा के और एक करके और वहाँ पहुँचाया। जब ये जीत के आए और सीएम बने तो हम लोग बड़े खुश हुए थे। अब हम कहाँ जाएंगे? वोटों की पर्ची कहाँ जाएगी? किसके घर जाएगी? जब आप घर ही तोड़ दोगे 8 दिन के अंदर। हमने संघर्ष समिति बनाई है, वो इतनी ताकतवर है, इतना संगठन में बहुत शक्ति होती है सर। सरकार हिला देगी दिल्ली तक। अब वही नई सरकार अब कहाँ से पंगा होगा? सब पब्लिक परेशान है इस चीज़ से। इसको निजात देनी चाहिए पब्लिक को, सीएम साहब को। को पेट पाड़ लिया जरा, आज भजन ला लियो जो जनाड़ो तो वो और आज कोड़ गई वो। मेरे तो काल रात को ये टेक आ गया, काल रात को ये टेक आ गया। हमारे तो सरकार सोई हुई थी क्या? आज नींद खुली सरकार की। हम क्या करेंगे? हमारे साथ गो करांगा, लड़ांगा। भजन लाल को यहाँ से जिताया है हमने, और फिर भजन लाल हमारे साथ ये न्याय कर रहा है। ये भजन लाल बिना थोड़ी हो रहे हैं ये काम। सरकार तक नहीं, उच्च न्यायालय तक आप हमारी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। इस भोली भाली जनता की आवाज़ लेवल पे संघर्ष करेंगे, चाहे हमें यहाँ रोड पे बैठना पड़े, चाहे हमें कोई धरना प्रदर्शन करना पड़े, वो हम सब कुछ करने को तैयार हैं, पर हम हमारा आशियाना नहीं टूटने देंगे। यहाँ 15 से 20 हज़ार परिवार निवास करते हैं और लाखों से अधिक जनसंख्या है। बड़ी खुशी की बात समझो या दुख की बात है कि हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो पूरे सूबे के मुख्यमंत्री हैं और उनके होते हुए हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। 40 साल से रह रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड बना उससे पहले के लोग बाग रह रहे हैं यहाँ पे। आमजन पक्षकार नहीं था उसमें और आमजन को बिना सुने ये आदेश पारित किया गया। दोनों डिपार्टमेंट सरकार के हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते समय आम जन का ना तो प्रेजेंट में कोई स्टेटस रिपोर्ट लिया, ना तो लोग वहाँ से खदेड़े जाएंगे, ना ही लोग हटेंगे वहाँ से, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड के पास में ऐसा कोई कमर्शियल प्लानिंग नहीं है। वो रेजिडेंशियल है और रेजिडेंशियल ही रहेगा। ये सरकार खदेड़ने वाली सरकार नहीं है, मुझे जहाँ तक जितनी मेरी समझ है। पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सांगानेर की वो जनता जो लगातार इस उम्मीद में है कि सरकार उनके आशियानों को लेकर कोई बड़ा कदम उठाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम मीडिया संस्थानों द्वारा खबर चलाए जाने के बावजूद अभी तक सरकार ने अपना रुख साफ नहीं किया है। इसके साथ ही हमारी जब बात हुई कुछ एडवोकेट से, कुछ कानून के जानकारों से, तो उनका भी ये मानना था कि इस पूरे मामले पर राज्य सरकार अपना पक्ष मजबूती से रख नहीं पाई और ऐसे में पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ में फैसला दिया है। अब हम जानते हैं कुछ ऐसे जानकारों से, कानून के जानकारों से, कि इस मामले में आगामी कदम सरकार का क्या हो सकता है या आम जनता क्या कदम उठा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया उसमें आमजन को नहीं सुना गया। आमजन पक्षकार नहीं था उसमें और आमजन को बिना सुने ये आदेश पारित किया गया। तो जहाँ तक हमें लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय यहाँ की जो यथास्थिति है वो उनके सामने नहीं पहुँच पाई। तो कानूनी चीज़ इसके अंदर ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक बार रिव्यू पिटीशन लगनी चाहिए और उसके अंदर जो आमजन है वो पक्षकार बने। मैं एक बात कहना चाहूँगा बीच में कि इसमें जो रिव्यू पिटीशन की बात कर रहे हैं को सरकार ने, एक तरफ जेडीए है, दूसरा हाउसिंग बोर्ड है, दोनों डिपार्टमेंट सरकार के हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते समय आम जन का ना तो प्रेजेंट में कोई स्टेटस रिपोर्ट लिया, ना आम जनता का रिप्रेजेंटेशन आया कि भाई वहाँ पर कितने लोग इस समय बसावट में हैं, कितने लोगों की बसावट हो चुकी है, और ना ही ये पता करा कि भाई इस समय कौन लोग जो हैं वहाँ पर वहाँ रहना चाहते हैं, कितना लैंड खाली है और किन किन लोगों को वहाँ पर कितने लोगों को और जो है वहाँ पर रहना चाहते हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी नहीं ली। और बिना उसके जाने तीसरा पक्ष जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका पक्ष लिए भी नहीं, कोर्ट ने ब्लैंकेट ऑर्डर कर दिया कि सब नहीं साहब हाउसिंग बोर्ड उसका नियमन करे या उसको रेगुलाइज करे। विदाउट फैक्चुअल रिपोर्ट वहाँ के क्या सर्कमस्टेंस है, कितनी आबादी है, कौन लोग वहाँ रह रहे हैं, तो इस विदाउट फैक्चुअल रिपोर्ट के ये जो आदेश पारित हुआ है
तो इसका पिटीशन लगनी चाहिए। और सेकंड मैं इसमें कहना चाहूँगा कि पिछले 20 साल से 25 साल से हाउसिंग बोर्ड ने वहाँ पे कुछ डेवलप किया ही नहीं। जो लोग रह रहे हैं तो उनके लिए जिस प्रकार की सुविधाएं हैं, उनकी जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं जेडीए ने प्रोवाइड कराई हैं। इवन आप रोड देखें, लाइट देखें, सिविल लाइन देखें, स्ट्रीट डॉग्स की व्यवस्था है या जो आवारा पशु हैं इनकी व्यवस्था है, और भी जो नल है, बिजली है, और भी जो कितनी व्यवस्था है सब जेडीए ने प्रोवाइड किए हैं। जेडीए पिछले 20 साल 25 साल से वो डेवलपमेंट कर रहा है, विकास कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और सडनली एकदम से हाउसिंग बोर्ड ने इस बिटवीन कोई कार्रवाई नहीं की, ना तो वहाँ पे सुविधाएं दी, ना उनको रेगुलाइज किया, ना आम जनता को ये सूचना है कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन हाउसिंग बोर्ड ने लिया है एक्वाइजेशन का, उनको इस बात की जानकारी भी नहीं है। जानकारी न होने की वजह से वहाँ पर हुआ है कि आज भी एकदम से सडन से जो ऑर्डर आया तो आम जनता में भय व्याप्त हो रहा है इस बात को लेकर कि भाई ये हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि ना तो ये नोटिफिकेशन जेडीए में है, ना ये नोटिफिकेशन हाउसिंग बोर्ड में, ना ये आम जनता में। जिस किसी भी आम जन व्यक्ति ने वहाँ पर जिसने मकान लिया और वो बना रहा है, मकान लेने के बाद वो लोन की एप्लीकेशन लगा रहा है, जो प्राइवेट बैंक्स है वो जो वहाँ स्टेटस रिपोर्ट ले रही है वो सब जेडीए से जाके ले रही है, और जेडीए उसमें रिपोर्ट कहीं आ ही नहीं रही है। बात लगभग 40 से 50% लोग तो वहाँ पे वो लोग हैं जिन्होंने लोन पे ले रखा है और लोन पे उन्होंने मकान बना रखे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही अनजस्टिस वाली बात हो गई कि कोई। और सेकंड चीज़ है कि जो व्यक्ति 20 साल से 25 साल से 30 साल से वहाँ रह रहा है तो आप उसे डिस्प्लेस कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें लोग के अंदर हमारे पास है। बेटर जो सजेशन मेरे हिसाब से बेटर सजेशन तो ये है कि भाई हाउसिंग बोर्ड का और जेडीए का एक ही मकसद है, स्टेट गवर्नमेंट के ब्याह पे जो दोनों डिपार्टमेंट काम कर रही हैं, दोनों डिपार्टमेंट का यही काम है कि आम जनता को वहाँ बसाना, रहना। इसके बदले जेडीए हो चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, उसके बदले पेमेंट लेती है और उनको जेडीए प्लॉट देती है, हाउसिंग बोर्ड उनको मकान बना के देती है और इंस्टॉलमेंट्स में इजीली देती है कि जिससे लोग बाग उसमें रह सकें या उसमें निवास कर सकें, कम पैसे में लोग वहाँ पर रह सकें। अब जिन लोगों ने खुद ने वहाँ मकान बना लिया, अब उन लोगों ने लोन लेकर अरेंज करके बना लिया, तो बेटर ये है कि उन जिसके पास जितना लैंड हो उसके अकॉर्डिंग, जैसे जेडीए करती है जिन्होंने प्रोसेस फॉलो कर रखा है भाई पर स्क्वायर फीट मीटर के अकॉर्डिंग जो पेमेंट लेके और रेगुलाइज कर देती है, तो ज़्यादा अच्छा बेटर सजेशन मेरे हिसाब से विकास जी ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि भाई पेमेंट ले लें और आम जनता को राहत दें और आम जनता को रेगुलाइज करें, जिनके अंदर से ये भय वो ख़त्म हो। और मतलब हाउसिंग बोर्ड का भी काम वहाँ पे लोगों को बसाना ही है। तो जो नियमन की जो कार्रवाई है वो हाउसिंग बोर्ड अपने हाथ में ले और नियमन का जो चार्ज है वो पब्लिक से ले और वहाँ को उनको रेगुलाइज करे। तो ये बेटर जो सजेशन है वो ये है। और दूसरा मैं भी ये चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो राजस्थान की सरकार है वो और हाउसिंग बोर्ड के जो चेयरपर्सन है वो स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कशन करें, सलाह मशवरा करें आपस में और अपना स्टैंड क्लियर करें कि भाई आम जनता से वो क्या चाहते हैं, आम जनता को राहत देना चाहते हैं या जैसा भय व्याप्त है ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं। जैसा कुछ भी है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इस समय जो एट प्रेजेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बेटर है, अच्छा काम कर रही है और उनका जो व्यू है वो यही है कि आम जनता को राहत देने का काम कर रही है। तो हम सब यही चाहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट से हम सब लोग, हमारी वकील जाति ये चाहेगी, सब ये चाहेंगे कि सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़ कर के भी आम जनता को अब जो आपका स्टैंड है वो लोक कल्याणकारी तरीके से और लोगों को रेगुलाइज करते हुए वापस से रिस्टैब्लिश करें और ये भय का जो वातावरण है इसको ख़त्म करें। गवर्नमेंट और जेडीए और हाउसिंग बोर्ड दोनों आपस में बैठ के सुलह करें और पब्लिक के हित के अंदर जो होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 90% लोग आबादी बसी हुई है, तो उन लोगों का भी हित सोचना चाहिए। तो उनके आपस में सुलह करके और एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जिसके अंदर किसी का नुकसान नहीं हो। मीन्स नियमन की जो कार्रवाई है वो हाउसिंग बोर्ड करे और दैट्स ऑल। आगे से जो भी टैक्सेज है और है वहाँ का जो डेवलपमेंट की जो है फीस है वो सारा का सारा हाउसिंग बोर्ड अपने हाथ में ले, दैट्स ऑल। फिर तीनों जो डिपार्टमेंट हैं, हाउसिंग बोर्ड हो, जेडीए हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तीनों का मकसद तो आम जनता का हित रखना ही है, आम जनता का हित में कार्य करना है। तो हित में ये सबसे अच्छा हित, इससे बढ़िया हित हो नहीं सकता कोई भी। ये तो है नहीं कि भाई इनका पैसा कमाना या एक प्राइवेटेशन करना या प्राइवेट कंपनी की तरह काम करना, पैसा कमाना, ऐसा तो मकसद ही नहीं है तीनों का डिपार्टमेंट का। इसलिए बेटर ये है कि तीनों एक साथ आके मिलें और आम जनता के लिए जो बेटर से बेटर जो कर सकें वो करें और आम जनता को राहत दें और आम जनता इससे प्रसन्न हो और जो आज की जो सरकार है वो ज़्यादा बेटर तरीके से चल सके और आम जनता को सुविधा मिले और आम जनता जो है वो प्रसन्न हो और सरकार को कंटिन्यू करे आगे। हो सकता है इससे इनको वोट बैंक भी मिले। अच्छा, आम जनता के पास केवल एक ही ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाए और रिव्यू पिटीशन में ये कहे कि जो इसमें जेडीए और दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं और इन दोनों को सुना गया, आम जनता को नहीं सुना गया इसमें।
ना आम जनता का हित लिया गया, ना इस एट प्रेजेंट की स्टेटस रिपोर्ट ली गई, ना उनका कोई रिप्रेजेंटेशन आया और ना उनके बारे में कोई सोचा गया। केवल डिपार्टमेंट की तो बेटर देन ये रहेगा रिव्यू पिटीशन में कोर्ट देखे वापस से और आम जनता के को सुने वापस से, आम जन को पक्ष बनाया जाए, पक्ष बनाया जाए, वो अपना रिप्रेजेंटेशन रखे वहाँ पर आम जनता तब जाके उनको पता लगे भाई कौन। और दूसरी बात ये है, जब रिप्रेजेंटेशन लें तो सुप्रीम कोर्ट ये देखे और उनसे पूछे, जिस डिपार्टमेंट को फ्री हैंड छोड़ा गया उनसे पूछे कि भाई आगे आपका जो प्लान है, आपका जो स्टैंड है, आप आम जनता के लिए क्या करना चाह रहे हैं, आप अगला आपका प्लान क्या बनाया हुआ है आपने, वो सब उनसे लेआउट लें उनसे, तब जाके आगे के लिए कुछ कार्रवाई करें। क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ही नहीं उनसे कि भाई आपका आगे का प्लान क्या है, आपको फ्री हैंड छोड़ें तो आप क्या करोगे आम जनता के लिए, आम जनता को रेगुलाइज करना चाहते हो और आम जनता के लिए कोई नया स्कीम लेना के आना चाहते हो। अगर तीसरा पक्ष होता, वो अपना पक्ष रखता तो ये बात आती अवश्य। चूँकि दोनों डिपार्टमेंट के आपस की लड़ाई, इसलिए ये पक्ष आया ही नहीं। ये पक्ष रिव्यू पिटीशन में आ सकता है। लीगल जो है वो रास्ता है आम जनता को अपना हित रखने का, अपना पक्ष रखने का। अल्टीमेटली किसी को भी फ्री हैंड छोड़ोगे तो आम जनता के लिए ही तो करेंगे सब कार्रवाई। और इफेक्टिव तो पार्टी है, वो तो सारी आम जनता है। पब्लिक तो इफेक्टिव तो आम जनता है, डिपार्टमेंट थोड़ी इफेक्टिव है, आम जनता इफेक्टिव। इसलिए आम जनता को सुना जाना अवश्य है, अवश्यंभावी उनको सुना जाए। मेरा लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले तो यहाँ गवर्नमेंट और हाउसिंग बोर्ड इन दोनों को जनता के हित के अंदर कोई फैसला लेना चाहिए और ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो। सेकंड, कानूनी बात इसके अंदर ये है कि जो इफेक्टिव जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जो याचिका है उसमें रिव्यू पिटीशन फाइल करें और पक्षकार बने। और उसके बाद अपना जो पक्ष है कि एक्चुअली जो फैक्चुअल रिपोर्ट है कि एक्चुअली वहाँ पे इतने % लोग हैं, आबादी है, तो वो चीज़ सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट के सामने क्लियर करें। क्योंकि पब्लिक की तरफ से वहाँ पर कोई पक्ष नहीं रखा गया। ये डिपार्टमेंट थे, JDA और हाउसिंग बोर्ड था, तो आपस का डिस्प्यूट था, लेकिन पब्लिक को इसमें नहीं सुना गया। और इफेक्टिव पब्लिक है तो पब्लिक का राइट बनता है कि वो अपना पक्ष वहाँ रखें। अभी तक हाउसिंग बोर्ड ने अपना कोई प्रोजेक्ट दिया कि इन फ्यूचर उनकी क्या प्लानिंग्स हैं। जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी है, जो लोग बसे हुए हैं वो वहीं विस्थापित रहेंगे, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। हो सकता है रेगुलराइजेशन के लिए कुछ अमाउंट गवर्नमेंट डिसाइड कर दे इन फ्यूचर, बाकी लोगों को बह खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना तो लोग वहाँ से खदेड़े जाएंगे, ना ही लोग हटेंगे वहाँ से, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड के पास में ऐसा कोई कमर्शियल प्लानिंग नहीं है। वो रेजिडेंशियल है और रेजिडेंशियल ही रहेगा। ये सरकार खदेड़ने वाली सरकार नहीं है। मुझे जहाँ तक जितनी मेरी समझ है, ये सरकार लोगों को स्थापित करने वाली सरकार है और भविष्य में भी वो उनको खदेड़ेगी नहीं। कुछ प्लानिंग सरकार के पास होगी, हो सकता है कुछ प्लानिंग हो भविष्य के लिए। ना जनता भयभीत होने की आवश्यकता है, सरकार आपकी और आप ही के साथ रहेगी, कोई भी किसी को नहीं खदेड़ा जाएगा। हो सकता है उसमें से कुछ एरिया कुछ पर्टिकुलर चीज़ के लिए रखा हो, ऐसा कुछ गवर्नमेंट की प्लानिंग हो, लेकिन पूरे जो लोग बस चुके हैं उनको कहीं पे भी खदेड़ा नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सीएम साहब नहीं बोल रहे हैं तो सीएम साहब बुरा भी नहीं करेंगे, क्योंकि सीएम साहब उसी क्षेत्र के हैं। जब बॉर्डर है तो लोगों के मन में भय रहता ही है कि ये हाउसिंग बोर्ड क्या चाहती है उससे लेकर के। लेकिन जो बसे हुए हैं, जब उससे पुराने लोग बसे हुए हैं, उनको ये हटाया नहीं आज तक, तो उनको कहाँ से हटाएंगे? कहीं नहीं होगा, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड के पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। जो विस्थापित है, स्थापित है, जिनके लिए अगर कुछ लैंड को हो सकता है 20% 30% कहीं और डिसाइड कर रखा हो, वो हो सकता है, या कोई रेगुलराइजेशन चार्जेस ले, हो सकता है। वो सरकार की प्लानिंग अपनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसा कुछ उन लोगों के साथ करेगी कि उन्हें भयभीत होने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर जब हमने स्थानीय निवासियों से बात की तो उनकी बातों से पता चला कि स्थानीय निवासियों तक ना तो कोई कोर्ट के आदेश आए हैं, ना ही सरकार, ना आवासन मंडल, ना JDA, किसी ने उन्हें किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया है। ऐसे में उनके मन में एक बड़ा डर बैठा हुआ है कि कहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की पालना में अचानक से कोई फैसला ना कर बैठे और जिससे यहाँ के हज़ारों रहवासियों पर उसी शाम को रहने का संकट आन खड़ा हो। हमने स्थानीय निवासियों से बात की। स्थानीय निवासी इस पूरी घटनाक्रम से बड़े सदमे में हैं। उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है और ना ही कोई सरकार का ऐसा नुमाइंदा है जो उन तक या उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सके। आगामी दिनों में यहाँ की स्थानीय जनता, जो कि चुनाव के बहिष्कार तक की धमकी दे रही है, उनको ये फैसला करना होगा कि इस पूरे मामले में सरकार का रुख भी क्या रहता है और उसके बाद कोर्ट में या आगामी जो इसमें फैसला होना है वो किस तरह से उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अभी हमारा देखिए साहब, ऐसा है कि ये पूरा प्रकरण पूरा मीडिया में आपके थ्रू सरकार तक भी पहुंच गया है। हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अब तक अगर हमारे तथ्य ढंग से पेश नहीं किए गए, जिसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि सही तथ्य पेश करें। 40 साल से अधिक से हम जनता यहाँ पे रह रहे हैं, अपने
मेहनत की कमाई से हमने हमारा आशियाना बनाया है और आज उजड़ने को तैयार है। और ये जैसा आपने बताया कि ये विधानसभा क्षेत्र भी हमारे मुख्यमंत्री जी का है और हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। अगर वो नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। अगर हम अभी तक उनका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं और माननीय उच्च न्यायालय से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, भाव को अपील करना चाहते हैं कि इस निर्दोष जनता को राहत प्रदान करें और इनको रेगुलाइज करें। ये अवैध नहीं है, अवैध बोलना बंद करें, ये वैध कॉलोनी है। हमारे क्षेत्र का निर्वाचित विधायक मुख्यमंत्री अपनी जनता की खैर खबर नहीं ले रहा है। यहाँ लोगों की दिवाली नहीं मनी है, सब लोग जो है परेशान है, रात को नींद नहीं आती है कि आशियाने बनाए हैं बड़ी मुश्किल से, वो सब टूट जाएंगे हैं। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय को चाहिए था कि यहाँ आकर के जनता की बात सुनते और जो भी न्यायोचित कदम होता वो उठाते, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। हम अब भी आशा लगाए बैठे हैं कि वो आएँ या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजें जो यहाँ आकर के हम लोगों की बात सुने। हम लोकल, हमारी ज़मीनें थी, जब हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी 1984 में गोविंद नगर की ज़मीन हमने बेचान कर दी थी सोसाइटी को, शिव शंकर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने खरीदी थी, उसके पट्टे जारी हैं यहाँ पे। और मारुति नगर हथरोई गड्डी सोसाइटी ने खरीदी थी, उसके पट्टे जारी है। और अभी हाल फिलहाल में 2023 में जेडीए ने पट्टे भी जारी करे हमारे मारुति नगर में। तो बताओ हम अवैध कहाँ से हुए? हम पहले तो वैध हैं और सरकार को हम बात बात का पैसा देते हैं। एक मकान 5 बार, कई बार 10 बार बिका हुआ है तो गवर्नमेंट के पास राजस्व गया, यानी हम यूडी टैक्स गवर्नमेंट हमसे वसूल करती है, लाइट पानी का सारा। यानी 1986 के पास हमारे बिजली के बिल कनेक्शन हो गए थे, 2000 में हमारे सीवरेज के कनेक्शन हो गए थे, नालियाँ डल गई थी, वो डामर रोडें पड़ चुकी थी और 2002 में हमारे 90 भी हो चुकी थी। और हमने हाउसिंग बोर्ड से कोई पैसा नहीं लिया और हाउसिंग बोर्ड ने 1981 से लेकर 88 के बीच में अवार्ड घोषित कर दिए थे। हमने हाउसिंग बोर्ड से एक भी पैसा नहीं लिया। और अगर हाउसिंग बोर्ड ने अवाप्ति जारी करी थी तो अवाप्ति पर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? 3 साल बाद में अवाप्ति निरस्त की जाती है हमेशा। लेकिन आज हम अवैध नहीं, हम वैध हैं। हम भजन लाल जी की तरफ उनकी वो आंखें खोले और जनता का दुखाल देखें, हमें अवैध ना बोले। जनता ने उनको भर भर वोट दिया था, यहाँ से विधायक बनाया था और मुख्यमंत्री बन के गए। ये सांगानेर की जनता के लिए बहुत खुश किस्मत की बात थी कि यहाँ का पहली बार मौका मिला था सांगानेर क्षेत्र से मुख्यमंत्री, राजस्थान में उनकी आवाज़ बना सांगानेर की। लेकिन सांगानेर की जनता का दुर्भाग्य है, वो एक भी आवाज़ सांगानेर की जनता के लिए नहीं बोलते। बड़ा दिल दिखाए और सरकार आज मुख्यमंत्री जेडीए सरकार का, हाउसिंग बोर्ड सरकार का, कोर्ट सरकार की, तो सरकार बात बात का पैसा लेती है। सरकार क्यों नहीं? सरकार आवाज़ बन के हाई कोर्ट में अपना दम रखती और जनता का भला करती। देखो मान लो आज ये इतने दिनों से हो रहा है तो क्या उनको खबर नहीं है? क्या उनके कार्यकर्ताओं को खबर नहीं? लेकिन सब चुप बैठे हैं। पता नहीं जनता से क्या चाहिए। जनता ने उनको बहुत मान सम्मान सिर पे बैठा है। लोकतंत्र नहीं तो लोकतंत्र में देखो सिर गिने जाते हैं। जब ये जनता दुखी होकर मौन प्रदर्शन करके जब सर गिनाए जाएंगे ना तो सारे काम होते, कोर्ट भी झुक जाती है। मैं यहाँ से करीब 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ और हमारी जो कॉलोनियाँ बहुत पुरानी कॉलोनियाँ हैं। आज भी हमारी कॉलोनी का टाइटल एकदम क्लियर है सभी का। यहाँ 86 कॉलोनी नहीं है, कम से कम 150 कॉलोनी है जिसको कह रहे हैं कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने एक्वायर किया था। आज भी हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम है वो हमारे काश्तकारों का ही है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का कहीं भी नाम नहीं है। तो हम लोग अवैध कैसे हो गए? कोई आदमी अगर जयपुर में कोई प्लॉट खरीदता है तो रजिस्टर्ड सोसाइटी से खरीदता है, उसका ज़मीन का टाइटल देखता है तो उस काश्तकार का टाइटल होना चाहिए जिससे हम एग्रीमेंट करते हैं। तो जब सोसाइटी एग्रीमेंट करके और जब देती है 90% बल्कि 99% जयपुर उसी बेस पे बसा हुआ है, हम भी उसी बेस पे बसे हैं, हम कहीं भी अवैध नहीं है। और हमारे को सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने दी है। यूडी टैक्स हम दे रहे हैं, हम लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं, हम लोग अगर प्लॉट बिकता है तो उसकी रजिस्ट्री का चार्जेस दे रहे हैं। सारी जब सुविधाएं हैं और आज तक हमारे को कोई नोटिस नहीं है ना कोई बात है। अचानक हम लोग कैसे अवैध हो गए? आज 40 साल बाद इनको याद आई कि हाउसिंग बोर्ड ने 83 के अंदर इन्होंने कभी कोई वो किया था। तो आज तक आम जनता को तो कोई पता ही नहीं। आज पहली बार पता चला है कि यहाँ पे कोई हाउसिंग बोर्ड के एक्विजिशन हुआ था और ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि हमने यहाँ पूरा तन मन धन से उनके साथ में इन्हीं गलियों में, सीएम साहब इन्हीं गलियों में घूमे और हमने उनके साथ रात दिन लगा के और एक करके और वहाँ पहुँचाया। जब ये जीत के आए और सीएम बने तो हम लोग बड़े खुश हुए थे कि हम लोग खुश नसीब है कि हमारा जो है विधायक हमारा सीएम बना है। हम तो बहुत कुछ चाहते थे। अब हम बड़े असमंजस में अब क्या करें? जेडीए में सारा रिकॉर्ड है तो उनको सरकार को
करना चाहिए ना दोनों को मिलके। हमें तो पता भी नहीं है इन लोगों को, कईयों को तो कानून ये भी नहीं मालूम कि यहाँ कानून ये है कि हम करें कैसे, लिखें कैसे। किसी को एप्लीकेशन तक लिखनी नहीं आएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बात ही नहीं कह पा रहे हो, ना समझ पा रहे हैं। तो उन लोगों को तो विधायक हो यहाँ के, तो एक बार विधायक बन के आ जाइए लोगों के सामने और उन्हें अपनी बात कहिए। जब हमने आपको चुना है, अब हम कहाँ जाएंगे? वोटों की पर्ची कहाँ जाएगी, किसके घर जाएगी, जब आप घर ही तोड़ दोगे 8 दिन के अंदर। अब तो बहुत बड़ी रणनीति है हमारी। हमने संघर्ष समिति बनाई है, वो इतनी ताकतवर है, इतना संगठन में बहुत शक्ति होती है सर। सरकार हिला देगी दिल्ली तक। पुरानी कॉलोनी है, यहाँ के बाशिंदे हम 40-45 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमारे पास यूनिट टैक्स है, मकान, बिजली का बिल, सीवर लाइन। इन्हें और भैरव सिंह जी के टाइम में भी हमने इससे रिक्वेस्ट किया था। भैरव सिंह जी इस बात को हमारी मान ली थी। उन्होंने कहा भाई आपको सब मिल जाएंगे, मस्त रहो, आप सब बसो आराम से। भैरव सिंह जो हम 2012 में हमने JDO को कागज भी दिए हुए हैं, पेश किए हुए हैं हमारे 2012 में। सब टैक्स वैक्स सब दिए हैं ऑलरेडी, मतलब सब कंप्लीट है। हमने भैरव सिंह जी से बात की थी, उन्होंने बताया कि कोई नहीं, आपको सबको NOC मिल जाएगी और आप यहाँ बसो आराम से। अब वही नई सरकार अब कहाँ से पंगा होगा, सब पब्लिक परेशान है इस चीज़ से। इसको निजात देनी चाहिए पब्लिक को, CM साहब को। तो माँ को पेट पाड़ लिया जरा आज भजन ला लियो छो जंदाड़ो तो वो को और आज कोड़ गई वो की रैली निकली जब तो बहुत जयकारा लगाया था और आज कहाँ लुक गए आओ ना वो सामने। मैं तो माँ के पीछा से लिया था पेट पाड़। मेरे तो काल रात को ये टेक आ गया, काल रात को ये टेक आ गया, मार दो चटका क्यों आया? माथा में ये टेंशन का मारे फोड़ रहा है मकान जो। कौन फोड़ रहे थे? वो भजन लाल करा रहे जो, मोदी करा रहे लो। हाँ जे मैं तो पेट पाड़ माँ श्वास रहे नित्य पटक बनाया था। काई जो कड्डे जावा मैं अब मैं किसी जगह जावा, पीसा दियो जगह बताओ, झंडा जावा। 87 में 1 मई का हमारा 1 मई का मुहूर्त था हमारा, जब का मकान बनेगा हमारा। जब सरकार सोई हुई थी क्या? आज नींद खुली सरकार की है। पहले तो कुंभकर्ण ही बैठी रही, सुती रही, अरे वो जाग उठी जनता को परेशान करना है। तो आप कहीं कर आगन थे? हम के करेंगे मारसा गो करांगा, लड़ांगा। वोट लीन आवे जब तो हाथ जोड़ के ये सड़क भी बनाऊंगा और आपका पगार में पढ़ाऊंगा और आपका कहना करांगा, आपको का वही करांगा। और आज हमारे कोई बेघर कर रहे हैं। भजन लाल को यहाँ से जिताया है हमने। बिल्कुल है? और फिर भजन लाल हमारे साथ ये न्याय कर रहा है। ये भजन लाल बिना थोड़ी है रहे हैं ये काम। सरकार तक नहीं, उच्च न्यायालय तक आप हमारी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, इस भोली भाली जनता की आवाज़। आगे हमारी जो रणनीति है उस तरीके की है कि अभी तो हम एक भावुक अपील कर रहे हैं सरकार से और माननीय उच्च न्यायालय से, और अगर हमारी अपील, भावुक अपील सुनी नहीं जाती है, इस पे कोई जनप्रतिनिधि या सरकार का कोई नुमाइंदा आकर हमसे नहीं पूछता है और हमको अवैध अभी भी घोषित करता है, तो हमारे लेवल पे संघर्ष करेंगे। चाहे हमें यहाँ रोड पे बैठना पड़े, चाहे हमें कोई धरना प्रदर्शन करना पड़े, वो हम सब कुछ करने को तैयार हैं, पर हम हमारा आशियाना नहीं टूटने देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में जब हमारी टीम ने पता किया तो जिस ज़मीन पर हाउसिंग बोर्ड का होने का दावा किया जा रहा है, उसके मूल काश्तकारों ने कहा कि हमने हाउसिंग बोर्ड को ये ज़मीन कभी ना तो दी है, ना इस तरह का कोई पत्र हमारे पास या हाउसिंग बोर्ड के पास मौजूद है। अगर किसी तरह की ज़मीन अवाप्त की जाती तो उसका मुआवजा हमें मिलता, जो कि हमें नहीं मिला है। ऐसे में जो स्थानीय काश्तकार हैं उनका कहना है कि ये ज़मीन किस तरह से हाउसिंग बोर्ड की हो गई। इसके अलावा जब हमने बात की स्थानीय जो कॉलोनियों की विकास समितियां हैं उनके पदाधिकारियों से बात की, तो उन्होंने भी कहा कि आज तक इस तरह की अवाप्ति की कोई सूचना महज अखबार के अलावा हमने किसी पत्र या किसी नोटिस के ज़रिए प्राप्त नहीं की है। ऐसे में सरकार को इन कॉलोनियों का नियमन करना चाहिए और जो 10,000 से अधिक परिवार या 10,000 से अधिक प्लॉट हैं जिनमें 80% तक मकान बन चुके हैं, उन सब के रहवासियों, जिनकी अनुमानित संख्या होती है तकरीबन 1 लाख के करीब, और वो सभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में ही एक वोटर हैं, उनके भविष्य का फैसला अब आगामी दिनों में सरकार के रुख पर टिका हुआ है। यहाँ 15 से 20 हज़ार परिवार निवास करते हैं और लाखों से अधिक जनसंख्या है। और बड़ी खुशी की बात समझो या दुख की बात है कि हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो पूरे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और उनके होते हुए हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, जबकि हमारी सभी कॉलोनियाँ 85 कॉलोनियाँ तो सिर्फ गवर्नमेंट JDA से नोटिफाइड है, बाकी सैकड़ों कॉलोनियाँ हैं जो किसानों द्वारा सोसाइटियों ने भूमि खरीदी है और सरकार से रजिस्टर्ड सोसाइटियों ने प्लॉटिंग करके आवासीय कॉलोनियाँ बसाई है। और ये आवासीय कॉलोनियाँ हाउसिंग बोर्ड ने जिस समय अवाप्ति का नोटिस जारी किया था उससे पहले, उस समय और उसके बाद ये सोसाइटियाँ बसी हुई है।
उस दौरान हाउसिंग बोर्ड ने जहाँ अवाप्ति करी वहाँ की ज़मीन को किसानों को मुआवजा दिया, ले लिया। लगभग अधिकतम कॉलोनी ऐसी है जो बिल्कुल भी अवैध नहीं है, और जो किसानों ने अवाप्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण इस ज़मीन को विकासशील संस्थाओं को बेच दिया। और सोसाइटियाँ जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट में विकास कार्यों को करने के लिए निगम, बोर्ड, परिषद और सोसाइटी और इस तरह की सब ऑर्गेनाइजेशन ये संस्था को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए होती है। तो उन्हीं में से एक सोसाइटी है, उन्हीं में से एक निगम है, हाउसिंग बोर्ड है। तो जब दोनों ही का काम लोगों को बसाना था, सोसाइटी ने बसा दिया, उसके बाद भी हमें अवैध करके, और ये एक तो टाइटल जोड़ा जा रहा है, और दूसरा सरकार द्वारा हाई कोर्ट में जब ये पिटीशन लगी थी पब्लिक अगेंस्ट करप्शन के द्वारा, तो उनकी 4 पेशी के दौरान सरकार ने अपना जवाब पेश नहीं किया। उसके कारण माननीय हाई कोर्ट ने एक तरफा फैसला कर दिया। उसके बाद हम सरकार के प्रतिनिधियों से मिले, शीर्ष अधिकारियों से मिले, मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाकर उनको हमने अवगत कराया कि ये मामला गंभीर है। तो उन्होंने शीर्ष अधिकारी, मैं ना अगर नाम लेना चाहूँ तो मुख्यमंत्री इस कार्यालय के CS हैं शिखर अग्रवाल जी, उनको हमने सारी बात बताई। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे और हम हाई कोर्ट में ही अपना विषय पेश करेंगे और आप लोगों को बचाएंगे। लेकिन उसके बावजूद सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहाँ से एक विशेष ठप्पा लगा के ये आ गई कि अगर सरकार सही जवाब नहीं देती है और हाई कोर्ट के आदेश के पालना नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें स्वसंज्ञान लेके कार्रवाई करेगी। ये हमारे लिए बहुत दुखद घटना हो गई और सरकार ने आज तक विधायक होने के बाद भी हमारे पक्ष में एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम आपके साथ हैं या आपको बचाने के लिए कार्रवाई करेंगे। अगर सरकार सही जनहित में काम करे तो माननीय न्यायालय को तथ्यों के साथ अपना रिपोर्ट और सबूत पेश करके और इन कॉलोनियों को राहत दिला सकती है। अब सरकार के पक्ष में है कि वो हमें बचाना चाहती है या हमें ऐसे ही बेघर करना चाहती है। हमारे यहाँ पे जो सांगानेर और वगरू विधानसभा की मान के चलो 87 कॉलोनियाँ एज ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के अंदर, उन कॉलोनियों के अंदर जिसमें से कई कॉलोनियों को हाउसिंग बोर्ड ने NOC दे चुकी है, लगभग 27 कॉलोनियों को NOC मिल चुकी है। उससे पहले कई कॉलोनियाँ 5-6 कॉलोनियाँ JD अप्रूव्ड भी हो चुकी है। तो ऐसा तो है ही नहीं है कि अवैध है। तो अवैध होते तो फिर नियमन क्यों होता, फिर NOC क्यों मिलती? तो ये सारी प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो यहाँ पे निवासी है वो 40 साल से रह रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड बना उससे पहले के लोग बाग रह रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो कह नहीं सकते कि सारी ज़मीन हाउसिंग बोर्ड के नाम हो गई या उन्होंने अवाप्त कर ली, क्योंकि कई तो ऐसे काश्तकार हैं जिन्होंने 1 रुपये भी नहीं लिया हाउसिंग बोर्ड से और उनकी कॉलोनी का भी नाम आ रहा है कि आप अवैध हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब सरकार तथ्यों को पूरी तरह से रख नहीं पा रही है कोर्ट के अंदर। अब क्यों नहीं रख पा रही है? या तो जो मंत्रालय है वो वकील को फुल छुट्टी नहीं दे पा रहा है कि भाई तथ्यों के साथ रखो आप, या वकील चाहता है कि लोग बाग परेशान रहो। तो कहीं ना मिला जुला सा लग रहा है हमको। मेरी जो कैलकुलेशन में है, जो हम लोगों ने जो ऑन डाटा इकट्ठा किया है, लगभग 15,000 प्लस तो घर है यहाँ पर और लाख प्लस मेंबर्स रह रहे हैं, जिसमें स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे भी बहुत सारे रह रहे हैं। स्कूल भी उस एरिया में काफ़ी स्कूल चल रहे हैं। अब आप बताओ, यदि माने कि उन बच्चों को ऐसा भय पैदा कर दिया जाए कि आपके स्कूल भी टूटने वाले हैं, आपकी जो शिक्षा है वो बीच में रुकने वाली है, तो आप समझो कैसा भयानक वो एक माहौल बन जाएगा। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में क्या बैठ जाएगी कि यार हमारे माता पिताओं ने कैसा मकान ले लिया जो हमको, हमारे मकान को तोड़ा जाएगा या स्कूल को तोड़ा जाएगा। तो ये बहुत एक भयानक चीज़ हो गई। तो एक तरह से हम कह सकते हैं यदि सरकार माने कि खाली करवाने के उस मूड में रहेगी तो शायद यहाँ पे शमशान घर बन जाएगा पूरा, कि जो जितने भी बीघे में फैला हुआ है एरिया 87 कॉलोनियों का, इसका मतलब वो शमशान घाट बन जाएगा एक तरह से पूरा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जब हमारी टीम ने तमाम कानून के जानकारों, स्थानीय निवासियों, समिति के पदाधिकारियों से बात की तो एक बात निकलकर सामने आई है, वो है सरकार का कोर्ट में पक्ष सही ढंग से ना रख पाना और अभी तक आम जनता को इस बारे में कोई सहायता मुहैया नहीं करवाना। खास बात ये भी है कि खुद मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद कोई सरकारी अधिकारी या कोई नेता इस पर बोलने से बच रहा है। ऐसे में स्थानीय निवासियों के दिल की धड़कनें तेज़ हैं और उन्हें आगामी दिनों में सरकार के इस फैसले का भी इंतजार है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना किस तरह से करती है। कैमरा पर्सन आशीष पारीक के साथ कार्तिक बलवान, जनतंत्र न्यूज़, जयपुर।